वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएससी ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम रखा गया है ज्ञानशाला। तो ज्ञानशाला के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पीयूष जांगीड़ हिस्ट्री में 12th आरबीएसई में चैप्टर 4 को लेना चाहूँगा। चैप्टर 4 हमने आप जानते शुरू कर दिया था। इसका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान। जहाँ अंत में हमने अपने इतिहास के रथ के घोड़ों को विराम दिया था, तब तक हमने पढ़ा था कि तुर्क आक्रमण शुरू हो चुका था और तुर्की आक्रमणकारी मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी, द टर्क इन्वेडर मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी स्टेज हिज फीट, अपने पैर जमा चुका था भारत में। तो भारत में ये जब आया तो भारत में अवश्य इसका सामना करने के लिए कोई ना कोई रहा था। तो भारत में उस समय दिलों पे राज कर रहे थे। भारत का दिल, दिल वालों की दिल्ली जिसको कहा जाता है कि भारत का दिल दिल्ली पे उस समय राज कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। और एक्चुअलिटी में सही टर्मिनोलॉजी यूज करूँ तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान द थर्ड। पृथ्वीराज चौहान द थर्ड जिन्होंने भारत पर शासन किया 1177 टू 1192 ईस्वी, मीन्स 1177 टू 1192 कॉमन एरा जिसको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तब तक इन्होंने राज किया। और ये मोहम्मद गौरी के भारत आने पर आक्रमणों के समय दिल्ली के राजा थे और ये अजमेर से बिलोंग कर रहे थे। तो अजमेर पे तो इनका राज था ही और अंत में पूरे दिल्ली यानी भारत के सम्राट ये बन बैठे थे। और एक जीके के लिए पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, आपकी बुक आरबीएसई ने ये बताया है और ये क्वेश्चन बार बार आया है शॉर्ट नोट में कि भारत पर, या यूं कहूं कि दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो हेमू और पृथ्वीराज चौहान में डिस्प्यूट है, पर आपकी बुक उसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही मानती है, तो आप वही आंसर लिखेंगे। अब आगे बात करता हूं पृथ्वीराज चौहान के इंट्रोडक्शन की। तो पृथ्वीराज चौहान कौन थे, इनका नाम इतिहास में इतना क्यों याद किया जाता है कि इनका जन्म 1166 में हुआ। ही वॉज बॉर्न इन 1166 AD और इनकी माता का नाम कर्पूर और पिता का नाम सोमेश्वर था। ठीक है, जब ये टेंडर एज के थे, कुछ ही समय इनके जन्म के बाद इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लगभग 10-11 साल की इनकी एज में। उस समय क्या हुआ, अब आप समझ सकते हैं, जिस राज्य का कोई शासन नहीं है, जिस राज्य का कोई राजा नहीं है, वो गद्दी खाली है, तो वहाँ एनार्की होना, वहाँ पे तबाही मचना अवश्य भावी है। ऐसा ही कुछ इनके राज्य में होने लगा। इनके मिनिस्टर्स इनको अपोज करने लगे, कुछ इंटरनल मैटर्स को, आंतरिक मामले खड़े हो गए। उस समय मात्र 11 वर्ष की आयु में 1178 ईस्वी 1178 AD में इन्होंने शासन की बागडोर, रूल पावर अपने हाथों में ले ली, पावर को संभाला। ही अंडरटुक द पावर, अंडरटुक द रूल ऑफ द अजमेर, और फिर इन्होंने उसको संभालने के लिए विजय नीति अपनाई। दिग्विजय पॉलिसी या विजय नीति कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिग्विजय नीति है जो आपके लिए, और इस पर बार बार क्वेश्चन आया है 60 वर्ड्स और 20 वर्ड्स में। तो व्हाट वाज दिग्विजय पॉलिसी या विजय नीति क्या थी, आइए देखते हैं। तो दिग्विजय नीति इंक्लूडेड 3 थिंग्स। व्हाट वर दीज 3 थिंग्स? 3 चीजें ये थी कि देखो, स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना। कहने का मतलब, मैंने बताया सबसे पहले इनको इतनी छोटी सी उम्र में राज्य संभालना पड़ा, पूरा राज्य अपने हाथों में लेना पड़ा। ही हैड टू टेक कंट्रोल ऑफ हिज स्टेट। क्यों? क्योंकि स्वजन, स्वजन का मतलब क्या होता है? खुद के जन। हिंदी में आप शुद्ध मतलब देखें, मतलब खुद के मिनिस्टर्स, खुद के जो सैनिक थे, खुद के सोल्जर्स थे, खुद के आर्मी जनरल्स थे, और खुद के ही जो लोग थे, खुद के फैमिली मेंबर्स, इवन यहाँ तक कि इनके विरोध में खड़े हो गए थे और राजा के अभाव में गद्दी को हथियाना चाहते थे। तो ऐसे सब जो विरोधी थे, ऐसे जो सब अपोजिशन थी, उनसे मुक्ति पाई गई। पहले पहले आप जब भी देखते हैं कि मोदी जी ने कहा स्वच्छता भारत अभियान, तो सफाई कहाँ से शुरू होती है? खुद के घर से। पहले खुद के घर को साफ करेंगे तभी तो देश को साफ कर पाएंगे। तो पहले खुद को साफ किया गया, यानी खुद के परिवार में, खुद के राज्य में जो गंदगी थी उसको मिटाया गया। ही क्लियर्ड अप द अपोजिशन ऑफ हिज ओन मिनिस्टर्स एंड ओन फैमिली मेंबर्स। उसके बाद क्या हुआ? खुद की सफाई कर ली तो हम अपनी गली में, अपने मोहल्ले में आते हैं तो अपने पड़ोस की सफाई करते हैं। तो वैसे ही पड़ोसी राज्यों का दमन किया गया। जो आस पड़ोस के सीमावर्ती राज्य, जो बॉर्डरलाइन स्टेट्स थे, जो उनको परेशान कर रहे थे, बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान ने अपने हाथ में शक्ति लेते हुए ही टुक द पावर इन हिज हैंड्स, उनका दमन किया, उनको सप्रेस किया, उनको एकदम से शांत कर दिया ताकि वो कभी वापस आवाज नहीं उठा पाए। जब राजा के पास इन मुश्किलों से छुटकारा मिल गया, जब अंदर कोई बीमारी नहीं है, बाहर से कोई परेशान नहीं कर रहा, तो आदमी कुछ क्रिएट कर सकता है, कुछ आगे बढ़ सकता है। तो वैसे ही इन्होंने आगे बढ़ने का कार्य शुरू किया, भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया, भारत की गद्दी पर बैठे। तब इनका मुकाबला शुरू हुआ विदेशी शत्रुओं से, यानी ही स्टार्टेड फेसिंग फॉरेन इन्वेडर्स। उनमें से एक इन्वेडर था मोहम्मद गौरी, जिनके साथ इनके सामने ये कथा काफी फेमस रही है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ ली थी पृथ्वीराज की विजय नीति या दिग्विजय पॉलिसी जिसको कहते हैं। तो इसी विजय नीति के चलते हुए पृथ्वीराज चौहान ने कई विक्ट्रीज गेन की, कई विजय प्राप्त की। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि मुख्य विजय कौन सी थी। आपके अगर ये क्वेश्चन है 60 वर्ड से ऊपर इस चैप्टर में से आएगा नहीं, तो 60 वर्ड्स में ये मैटर आप लिख सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहले इनकी मुख्य विजय क्या रही थी कि हमने पढ़ा था दिग्विजय नीति का पहला क्या था, स्वजनों का दमन, यानी इंटरनल मैटर्स, जो इंटरनल अपोजिशन थी उसको दबाना। तो सबसे पहले इन्होंने विद्रोह कर रहे चाचा अपर गांगेय, इनके चाचा थे अपर गांगेय, इनका छोटा भाई था चाचा का नागार्जुन, उसको पराजित किया। तो सबसे पहले नागार्जुन जो अपर गांगेय का छोटा भाई था वो इनका विरोध कर रहा था, हु वाज अपोजिंग हिम, ही डिफीटेड नागार्जुन, ठीक है। उसके बाद उनकी मुख्य विजय क्या थी कि 1182 ईस्वी में, यानी कुछ 5 साल बाद शासन संभालने के, क्या हुआ, गुड़गांव और हिसार का जो एरिया था, जो आज मॉडर्न डे हरियाणा के पास आता है, उसके पास भंडानक नामक जनजाति रहा करती थी जो काफ़ी उपद्रवी थी। द भंडानक ट्राइब वॉज वेरी मिस्चीवियस एंड वेरी ट्रेचरस। तो ऐसी ट्राइब को इन्होंने पराजित किया, इस ट्राइब को इन्होंने डिफीट किया ताकि इससे वहाँ के लोगों को शांति दिला सके। उसके बाद क्या हुआ, 1182 ईस्वी यानी 1182 एडी में महोबा राज्य, देयर वाज अ स्टेट नेम महोबा, उस पर अटैक किया, उस पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। उसके बाद इनकी मुख्य विजय रही थी 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में। हाँ जी, जिसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि टर्क इन्वेडर मोहम्मद गौरी आया था, उससे पहली बार ये दोनों मिले तराइन के मैदान में 1191 एडी में, और वहाँ पृथ्वीराज चौहान की अवश्य ही विजय हुई। परंतु तराइन का द्वितीय युद्ध अगले ही वर्ष हुआ, 1192 ईस्वी 1192 एडी में, नेक्स्ट ईयर ही, और इसमें पृथ्वीराज चौहान गौरी से हार गए। इस ऐसे क्या कारण रहे, ये कारण मैं आगे बताऊंगा, पर कुछ ऐसे कारण थे जिनसे पृथ्वीराज चौहान जो पिछले ही वर्ष उस पर विजय प्राप्त कर चुके थे, हार गए। और अंत में उन्हें हारने का एक कारण अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, जो इस विजय से रिलेटेड है। एक तरह से इनको कूटनीतिज्ञ विजय कहा जाता है, इसको एक आप कह सकते हैं पॉलिटिकल विन थी ये। आप ये नहीं कह सकते उन्होंने स्टेट को जीता, पर पॉलिटिकली वो जीते। हुआ क्या था कि गुजरात के उस समय रूलर थे भीमदेव सेकंड, उनको अप्रसन्न कर दिया इन्होंने, उनको इन्होंने एक तरह से डिससेटिस्फाइड कर दिया, डिसकंटेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इच्छिनी नामक महिला से विवाह करना चाहते थे, उससे पहले पृथ्वीराज ने उससे विवाह कर लिया। तो आप ये नोट डाउन कर ले। हाँ, तो आगे बात करते हैं। मैंने बताया पृथ्वीराज चौहान की तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में तराइन के सेकंड वॉर में हार हुई थी। तो उसका एक कारण था जयचंद से इनकी शत्रुता, और जयचंद से शत्रुता का कारण क्या था, बाबू भैया लड़की का चक्कर, अर्थात संयोगिता से इनका प्रेम। संयोगिता और इनकी कहानी बहुत सिंपल सी है, बहुत फिल्मी कहानी है। इतिहास में ये इतना फिल्मी तरीके से दर्शाया गया है, कई बार तो आश्चर्य होता है इतिहासकारों को ये सत्य है भी या नहीं। तो बात करते हैं कि जयचंद और पृथ्वीराज में हमेशा से शत्रुता चली आ रही थी। इनमें किसी बात को लेकर, किन्हीं सीमावर्ती इलाकों को लेकर शत्रुता, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी थी। तो और वहीं फिल्मी तरीके से बाप विलन और बेटी हीरोइन, यानी संयोगिता का प्रेम प्रसंग चल रहा था पृथ्वीराज चौहान से। इन दोनों में प्रेम प्रसंग था। तो पृथ्वीराज चौहान की इस प्रेम प्रसंग का पता जब जयचंद को चला, तो उसको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने संयोगिता का एक स्वयंवर आयोजित किया। देयर वाज अ प्रोग्राम ऑफ स्वयंवर फॉर संयोगिता, और वहां पृथ्वीराज चौहान को नहीं आमंत्रित किया गया। आमंत्रण नहीं करने के साथ साथ एक घटना और की गई, उनका पुतला बना करके दरवाजे की चौखट पर खड़ा किया गया, जहां सब उस पुतले को देखे और पृथ्वीराज चौहान एकदम से लज्जित महसूस करे। और जब संयोगिता को उस सभा में बुलाया गया, तो संयोगिता ने एक से एक महावीर शूरवीर को नकारते हुए, इग्नोर करते हुए पृथ्वीराज चौहान के पुतले के गले में माला डाल दी। इतने में ही फिल्मी तरीके से पृथ्वीराज चौहान की सेना वहां आ धमकी, और वो संयोगिता को लेकर के अपने साथ अपनी पत्नी बना करके फरार हो गए। और इस तरह ये गाने को चरितार्थ कर दिया कि मैं तुझको उठा ले जाऊंगा तेरे बाप के घर से। ठीक है, तो पृथ्वीराज का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पृथ्वीराज की जीवनी कैसे बीती ये पढ़ लिया। अब पृथ्वीराज को जिसके लिए याद किया जाता है इस तुर्क आक्रमण में, मोहम्मद गौरी से सामना। तो हाउ डिड ही फेस मोहम्मद गौरी एंड व्हाई डिड ही लूज एट लास्ट। तो आइए इस पे चलते हैं कि मोहम्मद गौरी से संघर्ष पहली बार कहाँ हुआ था। तो पहली बार मोहम्मद गौरी से संघर्ष तराइन के मैदान में प्रथम बार हुआ था 1191 ईस्वी 1191 एडी में ही फर्स्ट फेज मोहम्मद गौरी इन तराइन्स बैटल। पर वहाँ क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी से संघर्ष के समय दिल्ली के सामंत थे, दिल्ली के सम्राट थे पृथ्वीराज, और इनके सामंत थे, इनके जो लॉर्डशिप थे, इनके लॉर्ड थे गोविंद राज जी, उनकी बर्छी लगने से मोहम्मद गौरी जो कमांडर ऑफ द आर्मी था, जो सेना का सेनापति शासक था, वो घायल हो गया। उसके कारण वो अपनी जान बचाकर सेना को लेकर भाग गया। इस भागती सेना पर पृथ्वीराज ने कोई आक्रमण नहीं किया, जिससे ये सांप वापस मुंह नहीं उठा सके, पर इस सांप ने वापस मुंह उठाया, और वो उठाया अगले ही साल नेक्स्ट ईयर इन 1192 तराइन में ही, तराइन के मैदान में ही, इन द बैटलफील्ड ऑफ तराइन, गौरी ने अपनी सेना लेकर के आया और पृथ्वीराज से युद्ध की मांग की। पर युद्ध जीतने के लिए धोखे का सहारा, ही टुक द एडवांटेज ऑफ डिफीट एंड ही आस्क्ड फॉर अ ट्रीटी।
संधि वार्ता की उसने बात की। संधि वार्ता की बात चलते चलते कई दिन पृथ्वीराज की सेनाएं आराम से लग्जरियस माहौल में रहने लगी, आराम से रहने लगी। आराम में आने के कारण वो तत्पर नहीं थी, तैयार नहीं थी, अलर्ट नहीं थी, और इसी का फायदा उठाते हुए रात्रि से धोखे में मोहम्मद गौरी की सेना ने आक्रमण किया। रात्रि के समय युद्ध का नियमों का उल्लंघन करते हुए आक्रमण जब किया गया, व्हेन इट वाज अटैक इन द मिड ऑफ द नाइट व्हेन नो वन वाज रेडी, तो उनकी सेना हार गई। हिज आर्मी गॉट डिफीटेड, और इस तरह पृथ्वीराज तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुए। ही गॉट डिफीटेड इन द सेकंड वॉर ऑफ तराइन। तो इस तरह धोखे का सहारा लेते हुए मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की। पृथ्वीराज को कैप्चर करके गजनी ले जाया गया, फ्रॉम वेयर द मोहम्मद गौरी बिलोंग, जहाँ से मोहम्मद गौरी बिलोंग करते थे, और वहाँ इनके राज कवि चंद्रबरदाई भी थे। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। एक तो पृथ्वीराज रासो वो काव्य है जिससे सारी जानकारी हमें पृथ्वीराज के बारे में मिलती है। इसके अलावा पृथ्वीराज जी के राजकवि कौन थे? हिज रॉयल पोएट वाज चंद्रबरदाई। ये 2 क्वेश्चंस। इससे तीसरा पॉइंट बनता है वो रोट पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने। इसके अलावा कहीं कहीं इतिहास में इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य, फर्स्ट ग्रेट एपिक ऑफ हिंदी भी माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो में ही पृथ्वीराज चौहान का एक निकनेम बताया गया है, राय पिथौरा। तो आपको पिथौरा वर्ड से ये याद हो जाना चाहिए, राय पिथौरा वाज पृथ्वीराज चौहान। तो वहाँ यही हुआ कि चंद्रबरदाई ने अपनी कविता सुनाई, और पृथ्वीराज चौहान जो कि अंधे किए जा चुके थे उस समय, उस कविता को सुनकर शब्द भेदी बाण चलाया, और कहा जाता है उस शब्द भेदी बाण से गौरी को मार डाला। सो दस ही टुक हिज रिवेंज बाय फायरिंग अ शब्द भेदी एरो, अ वर्डली एरो, एंड किल्ड द मोहम्मद गौरी इन हिज ओन कोर्ट। उसके अपने ही दरबार में मोहम्मद गौरी की मृत्यु कालित कर दी उन्होंने। तो इस तरह पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से संघर्ष रहा, और ये तुर्क आक्रमण का कहीं हद तक समाप्त करता है। अब इसका मूल्यांकन करते हैं थोड़ा सा कि पृथ्वीराज चौहान जैसा महान राजा, इतना महान शासक जो इतने सालों साल विजयी रहा, जिसकी दिग्विजय नीति, दिग्विजय पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल रही, वो आखिरकार हारा क्यों? तो इसके मुख्य कारण निम्न है। देखिए, पहले तो जयचंद से शत्रुता, हमने पढ़ा संयोगिता के कारण जयचंद से शत्रुता बढ़ गई थी, तो जयचंद बदले की ताक में था। सो दस ही टुक हिज रिवेंज बाय एडिंग द मोहम्मद गौरी इन तराइन्स बैटल, कि तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी का इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जयचंद ने साथ दिया। दूसरा, राजपूत राजा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इनके पड़ोसी जो राज्य के राजा थे, पड़ोसी राजपूत राज्य थे, इन्होंने किसी ने पृथ्वीराज का सपोर्ट नहीं किया, किसी नेबरिंग स्टेट ने समर्थन नहीं दिया। रीजन ये कि भीमदेव और अन्य पड़ोसियों से इनकी शत्रुता थी। भीमदेव का आपको कारण बता चुका हूं मैं। इसी के अलावा एक और कारण है कि प्रथम युद्ध में जब सांप को उसी के बिल में मारने की एकदम से अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था, तब पृथ्वीराज ने कार्य नहीं किया, भागती सेना पर आक्रमण नहीं किया ताकि मोहम्मद गौरी वापस मुंह नहीं उठाए। ही कुड हैव किल्ड दैट स्नेक इन हिज ओन पिट बट ही डिड नॉट। और एट लास्ट क्या हुआ था, जो एक मुख्य कारण माना जाता है कि संयोगिता से प्रेम के बाद वो विलासिता की जिंदगी, लग्जरी में रहने लग गए थे, अपनी आर्मी ट्रेनिंग, अपने मिलिट्री एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, और इसके कारण क्या हुआ, उनकी सेना प्रिपेयर्ड नहीं थी, और लास्ट में संधि के झांसे में भी उनको फांस लिया गया था। इसका अर्थ हुआ देयर वाज अ डिसीट, देयर वाज अ ट्रेचरस प्लान ऑफ ट्रीटी। तो इस तरह पृथ्वीराज चौहान हार गए। अब हम इनका करेंगे मूल्यांकन। तो जैसे समय का रथ चलता रहता है, वैसे समय का रथ आ चुका है। पृथ्वीराज चौहान की हार हो चुकी है, ही हैज़ गॉटन डिफीटेड। अब देखते हैं कि हार हुई, हार के कारण भी हमने पढ़ लिए, वी रेड अबाउट द रीजंस ऑफ हिज डिफीट। अब पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एज अ रूलर, एज अ किंग, एज अ वॉरियर कैसे थे, इनका एवेल्युएशन करते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन आता है कि आपने हिस्ट्री पढ़ी तो हिस्ट्री से सीखा क्या, व्हाट वाज द लेसन। तो व्हाट वाज द लेसन फ्रॉम द पृथ्वीराज लाइफ, कि पृथ्वीराज की जिंदगी से क्या पार्ट हमें मिला, क्या एवेल्युएशन मिला, क्या मूल्यांकन रहा। तो उनके मूल्यांकन के बारे में हम देखते हैं कि पहली बात तो इस बात में देयर इज नो डाउट, कोई शक नहीं है कि वो एक वीर और साहसी शासक थे। ही वॉज वेरी ब्रेव, वेरी ग्लोरियस, एंड ही वॉज अ ग्रेट रूलर। अपनी दिग्विजय पॉलिसी इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसको इन्होंने बारंबार प्रूव किया है। Then he was bestowed with the title of दलपंगुल। दलपंगुल का मीनिंग होता है विश्व विजेता, द पर्सन who has won the universe, जिसने पूरे यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड पर विजय प्राप्त की है, who has won all the universe, उसकी उपाधि इनको मिली थी। मतलब इन्होंने इतनी ग्रेट विक्ट्रीज अपने काल में ली थी, इतनी महान विजय अपने समय में प्राप्त की थी। एक इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है कि मोहम्मद गौरी से ये हारे तो भी छल कपट के द्वारा। देयर वाज अ यूज ऑफ चीटिंग, डिसीट। उससे पहले ये कभी कोई युद्ध नहीं हारे थे, उससे पहले कभी इनकी हार नहीं हुई थी, नेवर गॉट डिफीटेड बिफोर दैट, और इसके लिए ये काफ़ी महान माने जा सकते हैं। और सिर्फ ये एक वॉरियर
प्रिंस या वॉरियर किंग ही नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो अ स्कॉलरली किंग, विद्या अनुरागी शासक थे। विद्या अनुरागी मतलब विद्या का अनुराग करने वाला, विद्या को प्रेम करने वाला, यानी बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को ये सहायता देते, उनको सम्मान देते, और वैसे ही महान विद्वान इनके दरबार में हुए थे। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ग्रेट स्कॉलर्स कौन कौन से थे इनके कोर्ट में। विद्यापति गॉड वाज वन, वागीश्वर जिनका नाम काफ़ी फेमस है राजस्थान में वो थे, और चंद्रप्रदा इनके राजकवि जिन्होंने इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित कर लिया है पृथ्वीराज रासो की रचना के साथ, और इस पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों इस हिस्ट्री के रथ को यहीं विराम देते हैं, और आप सबको पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर जो मेरा ये टॉपिक है आशा करता हूँ काफ़ी पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आपके आस पड़ोस में, आपके जानकारी में जो भी लोग हैं उनके साथ ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। इस लॉकडाउन, इस महामारी के दिनों में हम आप तक एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हमें आपका एक सपोर्ट, एक समर्थन चाहिए, एक लाइक बटन, एक शेयर बटन, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे प्लीज़। और इसी के साथ एक बात और बताना चाहूँगा, इस चैप्टर के बायलिंगुअल नोट्स की लिंक की इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मिलेगी, जिससे आपको इसके बायलिंगुअल नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू। मैं पीयूष जांगीड़ इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।